Okay, guys, in the previous class, we were studying about lattice energy. And in lattice energy, we have studied a cycle called Born-Haber cycle, which is derived from the Hess's law. तो आपने उस ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका भी सीखा. You can see Born-Haber cycle जो है, it is a graph between energy and pathway. So Born-Haber cycle is usually used to find the lattice enthalpy or lattice energy to form 1 mole of an ionic solid. बट इसमें ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गायब कर दे और लेटिस एनर्जी दे दे. वो ये भी हो सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गायब कर दे और बाकी सारा डेटा दे दे. तो आपको डेटा जो है वो ऑल जो वैल्यूज हैं वो दी होंगी. आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन में नहीं दी होती, दे आर गिवन इन द डेटा बुकलेट. अगर हेलोजन है या ऑक्सीजन वगैरह भी है तो उनकी बॉन्ड एनर्जीज पेपर डेटा बुकलेट में दी होती हैं. अगर उनकी एटमाइजेशन ना दी हो तो आप उसकी बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हैं. और कीप इट इन माइंड, डे बिफोर यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट अगर आपके पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम बनने हैं तो आपने बॉन्ड एनर्जी का हाफ किया था. लेकिन अगर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम बनने हैं तो फिर बॉन्ड एनर्जी पूरी की पूरी लेनी पड़ती है. सो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी बॉन्ड एनर्जी को यूज करना है. पूरी को यूज करना है. अगर 2 एटम्स बन रहे हैं, अगर सिंगल एटम बन रहा है तो फिर आपको उसकी हाफ यूज करनी पड़ेगी. तो इट डिपेंड्स. तो हमने लास्ट क्लास में ये देखें लिथियम फ्लोराइड का बॉर्न-हेबर साइकिल बनाना शुरू किया था. वी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द मिडल ऑफ द वाई एक्सिस. और जितनी भी एंडोथर्मिक चेंजेस थी उसके लिए आप ऊपर जाते गए थे. फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 और लेटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक थी, तो आप उसमें ग्राफ में नीचे आए थे. आप उस ग्राफ में नीचे आए थे. ठीक है. तो यही ग्राफ आपने MgCl2 के लिए भी ड्रॉ किया था. तो अभी मैं थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. 1-2 ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसा करते हैं कि हम इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ कैसा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड के ग्राफ को अगर मैं ये वाई एक्सिस वाले राइट हैंड साइड वाले ग्राफ को पकड़े तो इसमें मैग्नीशियम आपको नजर आ रहा है. सो सॉरी, आप अगर MgO बनाना चाह रहे हैं, आपके ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर तो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है और एक्स एक्सिस के ऊपर यू हैव पाथवे. तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है? क्लोरीन की जगह यू नीड टू डू इट O2. और क्योंकि आपने MgO बनाना है सिर्फ, ठीक है, MgCl2 नहीं बनाना, MgO बनाना है. MgO का मतलब है कि आपको यू नीड 1 ऑक्सीजन एटम. इसका मतलब है कि फिर आप O2 के लिए क्या करेंगे? उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे या मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर देंगे. Mg प्लस हाफ O2 से नीचे की तरफ आपके पास फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में भी नीचे वैल्यूज दे होंगे, वो आपको दिखाता हूँ. तो फॉर्मेशन ऑफ MgO आ जाएगा. फिर जैसे आप इस ग्राफ में गए थे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, वैसे ही आप ऊपर चलेंगे. एटमाइजेशन ऑफ Mg, ये आपकी आ गई. देन एटमाइजेशन के बाद 1 मोल ऑफ गैसियस मैग्नीशियम एटम बन गए. ये क्वेश्चन में डेटा दिया होगा. फिर आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 ऑफ Mg, इससे Mg गैसियस एटम से Mg+1 बन गया. फिर उसके बाद डेल्टा H(I2) मतलब आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, जिससे Mg+1 से Mg+2 बन गया. So magnesium has now gone to the required state. It has changed to gaseous magnesium ions. आपको पता है लेटिस एनर्जी के लिए गैसियस आयंस से जुड़ना होता है.
तो gaseous magnesium ions have been created. तो ये मैग्नीशियम आयन क्रिएट हो गए हैं। अब हमारे साथ थ्रू आउट योर ग्राफ ऑक्सीजन को कभी हमने छेड़ा ही नहीं था। ऑक्सीजन जो है वो वैसे ही जा रहा है, हाफ O2 हाफ की फॉर्म में चल रहा है, यहाँ भी हाफ की फॉर्म में जा रहा है। अभी तक हमने उसको बिल्कुल कोई चीज़ उसकी चेंज ही नहीं की थी। तो यहाँ पर भी अभी MgO2 और उसका हाफ मोल। अब हमारी बारी आ गई है कि अब हम ऑक्सीजन को उसकी रिक्वायर्ड स्टेट यानी कि ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करें। तो अब हम ये जो सेकंड देख रहे हैं आप, तो इसमें डेल्टा H5 एटमाइजेशन लगनी है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ने बनना है, हाफ O2 से एक ऑक्सीजन एटम बनाना है, बिकॉज वी नीड ओनली वन ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, नॉट टू ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन का ही एटम हमें बनाना है। इसलिए अगर एटमाइजेशन क्वेश्चन में दी हो तो वो फिर वन से ही मल्टीप्लाई रहेगी, अगर ना दी हो तो फिर ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी डेटा बुकलेट में दी होती है, क्योंकि आपने 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बनाने हैं, इसलिए बॉन्ड एनर्जी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस तरह करने से अब आपके मैग्नीशियम जो है वो +2 की फॉर्म में आ चुका हुआ है, ऑक्सीजन अब गैसियस एटम्स की फॉर्म में आ गए। अब आपने इस गैसियस एटम को कन्वर्ट करना है O-2 में। तो पहला ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1, ये भी 1 मोल ही रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही मोल है एटम्स का। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O-1। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 हुई, और आप ग्राफ में नीचे को आ गए। अब आपके पास O-1 बन गया है, उसका एक मोल भी बन गया O-1। लेकिन अब मसला ये है कि O-1 से हम डायरेक्टली नीचे तो नहीं आ सकते, हमने तो MgO में O-2 पे जाना है। तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सक्सेसिव होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो थी वो स्मॉल नेगेटिव थी, लेकिन सेकंड जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो लार्ज पॉजिटिव होती है ड्यू टू द रिपल्शन। O-1 से हमको जाना पड़ेगा O-2 के लिए, और हम जितनी एब्जॉर्ब करवाएंगे वो ज़्यादा होगी जितनी रिलीज हुई थी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1। इस लेवल पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लेवल पे हमारे पास अब जो है वो आयंस आ जाएंगे। Mg+2 तो है ही है हमारे पास, पहले से तैयार खड़ा था, ठीक है जी, प्लस O-2 जो है वो भी आपके पास आ गया। Now your ions are ready in their gaseous state. अब आप यहाँ से फॉल डाउन करेंगे तो आप जाकर गिरेंगे MgO पे। ये जो अब आपके पास चीज नजर आ रही है, रेड कलर का एरो, दिस इज योर लैटिस एनर्जी, दिस इज द लैटिस एनर्जी। और आप देख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो MgO के लिए बहुत ज़्यादा है। Lattice energy for MgO is very large because you go up to form O-2 and then you go down for lattice energy. So lattice energy is very large exothermic, बहुत सारी रिलीज हो रही है as compared to MgCl2 और NaCl और LiF। MgO के ग्राफ में ऑक्साइड को बनाने के लिए, O-2 को बनाने के लिए आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी 2, वो आपके ग्राफ को बहुत ऊपर उठा के ले गई।
electron affinity number 2 is large endothermic because you need to overcome the repulsive forces. ठीक है, तो इस ग्राफ में ये चेंज आया कि आपका एक तो ऑक्सीजन का 1 मोल चल रहा था, सो बॉन्ड एनर्जी का हाफ करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 मोल ही रहेगी, वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, और O-1 बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 में। लेकिन फिर ऑक्सीजन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 भी करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 is always large endothermic, so your graph will come down and then go up. तो इसलिए ग्राफ जो है इसमें थोड़ा जिगजैग आ गया कि नीचे आके वापस ऊपर चला गया। अगर कभी आप मार्क्स स्कीम देखें तो उन्होंने सिर्फ ये भी किया होता है कि देखें ये सारा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्टेंट जो मैं एरो से पेकअप कर रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, एक एक्सो थी और एक लार्ज एंडो थी। तो आप देखें कि मैथमेटिक्स में कुछ माइनस साइन के साथ रिलीज हुई और बहुत सारी प्लस साइन के साथ एब्जॉर्ब हुई। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सपोज -10 + 15 का रिजल्टेंट क्या होगा? +5 होगा। तो इसलिए कुछ बुक्स में जो जहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम का लाइन बनी है, यहाँ से सीधा ही ऊपर को लाइन ले जाते हैं और नीचे वाली लाइन शो ही नहीं करते, वो इस एरिया को शो ही नहीं करते क्योंकि वो रिजल्टेंट शो कर रहे होते। रिजल्टेंट ऑफ EA1 एंड EA2, रिजल्टेंट ऑफ EA1 एंड EA2 हमेशा एरो ऊपर जाएगा फ्रॉम द लाइन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और लाइन से ऊपर जाना शो करता है कि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई है और कम रिलीज हुई थी। तो आप रिजल्टेंट दिखा के भी शो कर सकते हैं, या आप पूरा स्टेप ब्रेक डाउन करके पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नीचे आएँ और फिर EA2 से ऊपर जाएं और फिर वहां से लैटिस एनर्जी लें। दोनों तरीके ठीक है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स में, कुछ मार्क्स स्कीम्स में कभी कभी वो रिजल्टेंट एरो ड्रॉ कर देता है। दिस एरो जो है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एरो। तो ये जो छोटा सा एरो मैंने यहाँ बनाया है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसको कहते हैं, ये छोटा वाला जो एरो है डायरेक्टली ऊपर ड्रॉ कर दिया, बजाय इसके कि आप पहले नीचे का एरो ड्रॉ करें फिर नीचे से ऊपर वापस ले जाएं, आप उसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दें ग्राफ में, एंड देन यू ब्रिंग डाउन द लैटिस एनर्जी। तो ये MgO का लैटिस एनर्जी निकालने का ग्राफ था। तो इसमें सिर्फ ये फर्क था। इसके बारे में कोई सवाल आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क मी। प्लीज मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। ठीक है, कल आपने जब क्लोरीन पढ़ा था, MgCl2 बनाना था तो आपको Cl2 की पूरी बॉन्ड एनर्जी यूज करनी पड़ी थी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा था क्योंकि 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम से 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन आने थे। तो लेकिन MgO में ऐसा नहीं करना। MgO में आपके पास यू नीड 1 ऑक्सीजन, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी का हाफ करना है उसकी एटमाइजेशन के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 भी वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, एंड देन यू कम डाउन फॉर लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इसका ख्याल रखते हुए अगर आप ग्राफ ठीक ड्रॉ करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसी ग्राफ को जहन में रखते हुए जब वैल्यूज को सही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर की कैलकुलेशन है। और आप एक भी वैल्यू को गलत करके तो वो आंसर पहले चेक करते हैं, उन्होंने मार्क्स स्कीम में लिखा होता है इफ आंसर इज करेक्ट गिव 3 मार्क्स, अदरवाइज 0 मार्क्स। तो आपकी कोई कैलकुलेशन कहीं गलती होगी, आपने ऑक्सीजन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया MgO में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 या 2 को, वो गलत हो जाएगी और आंसर कहीं से कहीं चला जाएगा और यू विल गेट 0 मार्क्स आउट ऑफ 3। तो प्लीज इसको आपने देखना है। ये मैंने MgO को बनाने का ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया है। तो आई बिलीव यू हैव no questions to ask, so I'll be moving on. सर ये बॉन्ड एनर्जी को जब हम ग्राफ करते हैं, दैट इज व्हेन वी वांट टू फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन ऑफ द एटम्स, बट ये
मल्टीप्लाई वाली चीज नहीं समझ आई. When do we multiply it and why do we multiply it by 2? ये मैं आपके सामने एक चीज एक इक्वेशन लिख रहा हूँ. अगर मुझे MgCl2 बनाना है तो मुझे कितने क्लोरीन चाहिए ये बताइए. MgCl2 के लिए 2 क्लोरीन के आयंस चाहिए ना मुझे. तो इक्वेशन क्या बनेगी उसको बनाने के लिए, Cl2 से आपके पास जो है वो बनेगा 2Cl. पहले गैसीय एटम बनेंगे, ठीक है. Yeah. अब इसमें पूरा Cl2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है. पूरे Cl2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी पूरी इस्तेमाल होगी. ठीक हो गया. फिर आप 2Cl को जब कन्वर्ट करोगे टू 2Cl-1, 2Cl-1, तो अब कितने क्लोराइड आयंस के मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की 2 हो रहे हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 की, it is enthalpy change, energy change when 1 mole of gaseous atoms gains 1 mole of electrons to form 1 mole of -1 charged ion. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दी होगी वो 1 मोल के लिए होगी, जबकि आपके पास इसमें कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ इक्वेशन के हिसाब से 2 फॉर्म हो रहे हैं. तो इसलिए फिर आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 2 से. तो आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में ये 2 से मल्टीप्लाई हुई हुई है. यहाँ देखिए मैं ये सर्कल कर रहा हूँ एरो को, 2 से मल्टीप्लाई हुई हुई है. ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुई हुई है? क्योंकि 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन बने थे. अब मैं जो अभी बताया था ऑक्सीजन, उसके ऊपर जाने लगा. ऑक्सीजन के लिए MgO में आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए. सो आप क्या करेंगे, हाफ ऑक्सीजन लेंगे, 1/2 O2 फॉर्म जस्ट 1 O, ठीक है. और अब आप खुद ही देख के बताएं, आपने ऑक्सीजन का एक एटम बनाना है, 1 मोल्स ऑफ एटम बनाने हैं, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी का कितना लेना पड़ेगा आपको? Half of it. हाफ. तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी का हाफ लेना पड़ेगा. पहली बात ये हो गई. क्लोरीन MgCl2 में आपने बॉन्ड एनर्जी पूरी ली थी, यहाँ उसका हाफ लेना पड़ा. फिर उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन गैसियस एटम्स को O-2 में, O-2 में. इसमें क्या क्या आना पड़ेगा? एक तो इसके अंदर लानी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1, ठीक है, EA1. लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स. तो चूंकि ये 1 मोल ही है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा. तो 2 से नहीं करनी, बिकॉज वी डोंट नीड 2 ऑक्साइड आयंस, वी नीड 1 ऑक्साइड आयन. फिर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 भी इसमें करेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 है, तो आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे तो वो तो O-1 बनाएगा, ठीक है. तो O-1 से फिर O-2 में जाने के लिए आपको उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 भी करनी है, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगी, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का जो -1 चार्ज आयन था वो भी 1 मोल ही था. तो 1 मोल ऑफ -1 charge ion gains energy to form 1 mole of -2 charge ion. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 की होती है. तो क्योंकि यहाँ 1 मोल ही चल रहा है, इसलिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था. ये फैक्टर है. ये क्लियर हुआ आयशा? हाँ जी, हो गया क्लियर. ठीक है. सो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ आयन बन रहे हैं. चलें ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ.
let's do an example for sodium oxide Na2O. सब काफी मुश्किल क्वेश्चन है ये Na2O। इसकी डायग्राम में क्या क्या कुछ होगा। Na2O है, अगर मैं ये लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है लिथियम फ्लोराइड, इस पर थोड़ी सी वर्किंग शो कर देता हूँ आपको कि मैं अब यहाँ Na2O बनाने जा रहा हूँ, नॉट फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। तो मुझे इसमें ग्राफ में क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यहाँ लिथियम की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सोडियम, सोडियम आ जाएगा आपके पास, और फ्लोरीन की जगह आ जाएगा ऑक्सीजन। तो फॉर्मेशन से यहाँ लिथियम फ्लोराइड नहीं बनेगा बल्कि Na2O बनाना है। तो आप में से मुझे जरा बताइए, प्लीज सजेस्ट करिए कि सोडियम को मुझे किस चीज से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 से। और ऑक्सीजन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाफ। हाफ, ठीक है, देखो हाफ लिखा हुआ है इधर। 2Na सॉलिड प्लस हाफ O2 से Na2O, ये इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू का चलाई नीचे को आ गई। अब स्टेप नंबर 1 में 2 सोडियम सॉलिड विल चेंज टू 2 सोडियम गैसियस आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एटमाइजेशन की वैल्यू है, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए या 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ 2 सोडियम सॉलिड से 2 सोडियम गैस बन रही है, एंड एटमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। तो बताइए मुझे इसे 2 एटमाइज, से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम बन रहे हैं। आपको क्वेश्चन में उन्होंने एटमाइजेशन दी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करना आपका फर्ज होगा। उसके बाद 2 सोडियम गैसियस एटम्स को आप कन्वर्ट करेंगे 2 सोडियम गैसियस प्लस 1 आयंस में। ठीक है, तो जब आप +1 में जाते हो तो यहाँ पर लगती है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अगेन डेटा बुकलेट में जो वैल्यू दी होगी IE1 की, IE1 ही चाहिए हमें, तो वो तो लिखी होती है इट इज एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू लूज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस प्लस 1 आयन। 1 मोल, तो जो IE क्वेश्चन पेपर में लिखी होगी या डेटा बुकलेट में दी होगी वो तो 1 मोल के लिए होगी। यहाँ कितने मोल सोडियम के बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, इसलिए आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाई विद 2। अब सोडियम आयंस हमारे रेडी हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो अभी तक रेडी नहीं है। उसको अब हम पकड़ते हैं अगले स्टेप में। ये ऑक्सीजन साथ साथ कैरिड फॉरवर्ड चल रही थी, ये भी ऑक्सीजन साथ साथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कैरिड फॉरवर्ड चल रहा था हाफ O2 से। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल आए हैं, एक सोडियम से 1 मोल निकला था, 2 सोडियम से 2 निकले थे। अब आपने ऑक्सीजन को जो है वो कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में, तो फिर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कितना लगाना पड़ेगा आपको, बॉन्ड एनर्जी का हाफ लगाना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी का हाफ लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन गैसियस एटम्स बन गए हैं। अब आप स्टेप नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1, इसमें शो हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1। तो इसमें ऑक्सीजन के जो है O-1 बनेगा, और क्योंकि ये 1 मोल ही बन रहा है इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद यहाँ से आप ऊपर जाओगे और ऊपर जाके तो यहाँ जाके आप O-2 फॉर्म करोगे। इसको ऊपर जाना जरूरी है एटम्स के लेवल से। यहाँ O-2 होगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 आ जाएगी। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन बन रहा है। ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल। ठीक है जी, तो 2 सोडियम आयन साथ साथ आ रहे हैं। अब ये मिलकर जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा और आपकी लेटेस्ट एनर्जी ये है। सोडियम ऑक्साइड के लिए एक तरफ सोडियम वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, लेकिन उसमें आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही थी। फिर ऑक्सीजन में जब आप आए तो बॉन्ड एनर्जी का हाफ किया और ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बने। फिर उसके गैसियस एटम के 1 मोल थे, इसलिए 1 मोल ऑफ O-1 बनाना था और उसी से 1 मोल ऑफ O-2 बनाना था, तो वो 1 मोल ही थे। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 और 2 को आपने 1 से ही मल्टीप्लाई रखना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, उन दोनों को इकट्ठा करना है, E1 भी और E2 को भी, और फिर लेटेस्ट एनर्जी पे आ जाना है। तो ये सारा आपका इनडायरेक्ट रूट है और ये जो फॉर्मेशन वाला डायरेक्ट रूट है। तो फिर आपको होता है डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ इनडायरेक्ट रूट। तो इसमें एटमाइजेशन इंटू 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इंटू 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी का हाफ प्लस माइनस E1 हो जाएगा, प्लस माइनस E1। फिर उसके बाद फिर प्लस प्लस E2 होगा क्योंकि E2 प्लस ही होती है, और फिर प्लस लेटिस एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी को सब्जेक्ट बनाते हुए आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफ था आपके सोडियम ऑक्साइड को बनाने का। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वैसे इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो वो मैं भेज दूंगा आप लोग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अब कोई 2 या 1 का मल्टीप्लीकेशन का इशू? नहीं सर, ठीक है। ओके ओके, तो अभी एक 10 सेकंड में क्लास खत्म हो जाएगी, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल कैरी ऑन फ्रॉम वेयर वी विल स्टॉप। चले, तो ये हमारा था जी लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ करने के तरीके। ठीक है, तो ये आपके सामने लाइंस नज़र आ रही होंगी, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखें, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने सारे स्टेप्स दिखाए हुए हैं। ऑक्सीजन के लिए आप देख रहे हैं कि ये O2 से 1O बन रहा है। ये जो 249 है ये बॉन्ड एनर्जी का हाफ है या एटमाइजेशन है। उसके बाद E1 क्योंकि 1 मोल था इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, इसको ये -141 है, ये माइनस है। फिर -1 से जब वो -2 चार्ज आयन पे जा रहा है तो E2 ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, और ये लेकिन लार्ज पॉजिटिव है। जब आप इन वैल्यूज को यूज करते हुए बॉर्न हेबर साइकिल में डालेंगे तो आप लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा, उसका रिवीजन होगा। नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है ये दो फैक्टर्स पे देखें जी। अभी हमने सोडियम क्लोराइड भी बनाया, लिथियम क्लोराइड भी बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाया, सोडियम ऑक्साइड भी बनाया। क्या सबकी लेटेस्ट एनर्जी बराबर होगी? बाय डेफिनेशन इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। लेकिन आपको पता है गैसियस आयंस जो हैं उनके चार्जेस और उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। सबके चार्जेस सेम नहीं थे। सोडियम ग्रुप 1 वालों के चार्ज सेम है, लेकिन ग्रुप 2 वालों के +2 चार्ज है, ग्रुप 3 एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है। सो चार्जेस और साइजेस ये दो फैक्टर हैं जो कि आपकी लेटेस्ट एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशनशिप कि हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट योर लेटेस्ट एनर्जी इज Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 है इसलिए वो इंटू लिखा रही है ओवर R स्क्वायर।
ये एक फार्मूला, ये आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इसमें भी यही है, लैटिस एनर्जी में चूंकि आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होनी होती हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस। तो देखें, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। कुछ बुक्स में कैपिटल Q भी लिखा होता है। Q इज अ सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू लैटिस एनर्जी। सो ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर लैटिस एनर्जी। तो अगर सपोज करें मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड तो कांस्टेंट है दोनों में, Cl-1, उसमें तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क इसमें पड़ा, सोडियम +1 है और मैग्नीशियम +2 है। तो लैटिस एनर्जी +2 वाले की ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, +1 वाले की कम एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये कभी नहीं हो सकता वो एंडो हो जाए।